एक्सपीरियंस का स्किल से कोई लेना देना नहीं। एक्सपीरियंस इज समथिंग, आप थोड़े साल पहले पैदा हो गए थे और काम कर रहे थे तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। स्किल एक्सपीरियंस के साथ नहीं आती है। स्किल को स्पेसिफिकली कॉन्शियसली सीखना पड़ेगा। लोगों का सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस बदल गया है। आप अगर अपना वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे से करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको कुछ हद तक अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। सो यस, यू हैव टू टेक पीपल ऑन द फिक्स्ड सैलरी और उसके बाद उसका केआरए और केपीआई ऐसा डिराइव करो। ये पूरे सिस्टम को ना एक मैकेनिकल मोड देना जरूरी है। जब भी टीम डेवलप करने की कोशिश करें, एक थॉट प्रोसेस दिमाग में रखिए कि मैं अपना एक नया साइड बिजनेस ओपन कर रहा हूं। अब वो साइड बिजनेस क्या है? एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आज डालने के बाद आज ही आपका दुकान चलना चालू करेगा और कल 20 लाख रुपए हो जाएंगे उसके? नहीं होंगे। ये माइंडसेट के साथ चालू कीजिए। तो यस, यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग योर टीम नाउ व्हिच कैन पे यू नेक्स्ट 10 years and 20 years। अवेयरनेस है, बट अगेन बात वही आ जाती है, 99.99% MSMEs डू नॉट डू एन ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग और द स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं है। अवेयरनेस है बट दे डोंट फाइंड इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब तक उनके हाथ पैर चल रहे होते हैं सही तरीके से। सो सब खुद कर रहे हैं, बट जब महसूस होता है, करने की जरूरत महसूस होती है, ऑलरेडी इट्स लेट। आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड रेफरेंस बिजनेस, ये दोनों चीज किसी भी बिजनेस की हेल्थ के लिए रिस्की है, क्योंकि जब आपकी डिपेंडेबिलिटी एग्जिस्टिंग बिजनेस में ज्यादा रहती है, फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर का 80% इज कमिंग आउट ऑफ 4 क्लाइंट्स, जिस दिन ड्यू टू एनी रीजन इसमें से 2 क्लाइंट उड़ गए, यू 50% डाउन। बट आपने अपने खर्चे तो उस हिसाब से बना रखे, राइट? इसीलिए की मेट्रिक शुड बी फाउंडेशन सेट है, टीम हायर हो गई, अब क्या? अब वो पार्ट आता है जहाँ 90% बिजनेसेस रुक जाते हैं। ट्रेनिंग दी 2 दिन 3 दिन, मोटिवेट किया, एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाया, एक सेमिनार करवा दिया और फिर अज्यूम कर लिया अब टीम धंधा लाएगी। रिजल्ट 30 दिन में वही के वही, 60 दिन में फ्रस्ट्रेशन और 90 दिन में रेजिग्नेशन या फिर टर्मिनेशन। सेल्स एक इवेंट नहीं है, सेल्स एक हैबिट है, और हैबिट रोज़ बनाते हैं डिसिप्लिन से, सिस्टम से, अकाउंटेबिलिटी से। सुशील सर आज हमें बताएंगे कि वो कैसे करते हैं, डेली एग्जीक्यूशन सिस्टम कैसे होनी चाहिए जो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ट्रांसफॉर्मेशन करती है। रोल प्लेस, फील्ड कॉल्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, लाइव ट्रैकिंग, वीकली रिव्यू, ये सब सिर्फ टूल नहीं, ये वो इंजन्स हैं जो सेल्स मशीन को चलाता है रोज़ बिना रुके। तैयार है? एपिसोड 3 शुरू हो रहा है वीके टॉक्स पे सुशील सर के साथ। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वी विल टॉक अबाउट योर प्री वैल्यूएशन प्रोसेस। हाउ डू यू प्री वैल्यूएट द क्लाइंट और द कंपनी, एंड हाउ यू सेट अप the processes before the exact company sales starts? Okay, so first of all, I become a student. Okay. I take the complete downloads from the entrepreneurs about their company, their products, their markets, the dynamics, competitors. Okay, and then I build a strategy now. What will be the go-to-market strategy for this particular product with these particular resources what we have? See, because resources also matters a lot. Yes. What you have in hand. Okay. Based on that, what kind of people we will need, right? What kind of training we need to give it to them. It cannot be the same paracetamol for all. Right. So every organization has their own dynamics, and the environment is totally different. Even the two engineering companies manufacturing the same product will have the different dynamics, different markets, right? Different audience. So we need to understand complete. So the pre-evaluation process is actually where I personally study that organization and then decide what should be the way forward for this. All right. What is the general first steps, or what is the सुशील सर के साथ बैठने का उस वक्त का क्या माहौल रहता है? It is more of learning. That meeting can take around 4 hours, 5 hours, 6 hours, where
a general download comes to me, as well as then I have a set of questions, Okay. which I ask the entrepreneur, कि out of these 20-25 questions, what are the things which you have implemented already, what you don't have, what you have, okay? And based on that, then I know what all things I need to lead from front to get it implemented. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्लानिंग एमएसएमई में कितना इग्नोरेंट रहता है या फिर उसके ऊपर अवेयरनेस रहता है? I'll not say awareness नहीं है, awareness है, बट अगेन बात वही आ जाती है, 99.99% MSMEs do not do an organizational planning और द स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं है. तो Because- इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं देते. हाँ, अवेयरनेस है, बट दे डोंट फाइंड इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि तब तक उनके हाथ पैर चल रहे होते हैं सही तरीके से, सो सब खुद कर रहे हैं. बट जब महसूस होता है, करने की जरूरत महसूस होती है, ऑलरेडी इट्स लेट. राइट. Already it's late, because that time the organization age has gone up. Organization has not grown the way it should have grown, right? जैसा बढ़ जाना चाहिए था वैसा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं हुआ, सिस्टम प्रोसेस नहीं आया ऑर्गेनाइजेशन में, और उस समय पे जाके आप कोई नई चीज इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है. Difficult. It is in simple language, if I say, at this age, if you think about exercising and daily walk, you can walk 10 kilometers a day. But the moment you become 60 and 70, उस समय जरूरत ज्यादा है. But will you be able to walk 10 kilometers that time? No. No. So for that age, you need to start exercising and walking today. Today. This vision, entrepreneurs should have. That when you're talking about developing a team, it's not for today. It's for after 20 years, when probably you'll not go to office even 2 days in a week. That time can your company run and make paychecks for you. All right. So this understanding needs to be there. सो मैन पावर बजटिंग नॉर्मली लोग करते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं करते. डर लगता है, लोगों को लेने से डर लगता है. लूंगा तो सैलरी की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. एक जब भी टीम डेवलप करने की कोशिश करें ना, एक थॉट प्रोसेस दिमाग में रखिए कि मैं अपना एक नया साइड बिजनेस ओपन कर रहा हूं. राइट. जैसा बिजनेस आपका चल रहा है वो तो चल ही रहा है, एक साइड बिजनेस ओपन कर रहा हूं. अब वो साइड बिजनेस क्या है? एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक पान की दुकान है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है. एक डिपार्टमेंट स्टोर मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है. अब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आज डालने के बाद आज ही आपका दुकान चलना चालू करेगा और कल 20 लाख रुपए हो जाएंगे उसके? नहीं होंगे. ये माइंडसेट के साथ चालू कीजिए. डिपार्टमेंटल स्टोर एक साइड बिजनेस खोलने के लिए फिर भी आपको इमीडिएट पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. टीम डेवलप करने के लिए आपको यू गेट अ स्टैगर्ड वे में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो. हर महीने जा रहा है, राइट? और उतना लाइबिलिटी भी नहीं है, उतना रिस्क भी नहीं है. सो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अगर बदलेंगे तो यस, यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग योर टीम नाउ विच कैन पे यू इन नेक्स्ट 10 years and 20 years. सो अगर टीम लेनी है तो लोग टारगेट बेस पे लेते हैं या बजट बेस पे? लोग अगर एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाए तो कमीशन बेसिस पे ही लेते हैं. बट समय बदल गया है. याद रखिएगा, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आपको ग्रेजुएट्स मिलते थे. आज ग्रेजुएट्स मार्केट में नहीं है. आज जो है वो MBA, कहीं से भी होने दो. डिप्लोमा भी नहीं है. आज जो है वो MBA करके निकल रहा है बाहर. राइट. 3rd क्लास कॉलेज से करे, कहीं से भी करे, बट वो MBA है. राइट. लोगों का सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस बदल गया है. आप अगर अपना वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे से करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा. आपको कुछ हद तक अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा. सो यस, यू विल हैव टू टेक पीपल ऑन द फिक्स्ड सैलरी देके, और वो भी अगर आप मेरी बात अगर मेरा विचार जानेंगे इसमें, तो मैं ये बोलूंगा कि उसमें भी मैं 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने की बात करता हूं. और उसके बाद उसका KRA और KPI ऐसा डिराइव करो, ये पूरे सिस्टम को ना एक मैकेनिकल मोड देना जरूरी है कि आज ये बंदा है, कल ये निकल गया, दूसरा आएगा, तो भी ये सिस्टम के हिसाब से काम करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा. राइट. तो सैलरी देने से मत कतराइए. सैलरी देने के बाद काम करवाने के लिए जो चीजें सही करनी चाहिए वो अगर आपके पास नहीं है तो डर जायज है. राइट. इंसान को डर कब लगता है? जब वो ब्लाइंड रिस्क लेता है.
सो अगर आपके पास सिस्टम प्रोसेस नहीं है, अगर आपके पास वो मॉड्यूल नहीं है, वो प्रोसेस नहीं है कि एक बंदे से प्रोडक्टिविटी कैसे निकालनी है, तो यू आर प्लेइंग ब्लाइंड। और अगर आपके पास वो सब है, आज 30 की जगह 40 का भी बंदा रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है, रखिए 50 का बंदा। आपका लाइबिलिटी कितना है, 1 महीने का 50 का ही है ना, 2 महीने का 1 लाख का ही है। बट अगर आपके पास प्रोसेस है तो वो 1 लाख के आगे इसमें 10 लाख रुपए का बिजनेस देके जाएगा। और जब तक, ये भी याद रखिएगा, जब आपने मुझे ये सवाल पूछा था ना, लोग छोड़ के जाते हैं, सेल्स में 2 तरीके के लोग ही छोड़ के जाते हैं। एक जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और आपने उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो छोड़ के जाएगा। दूसरा जो नॉन परफॉर्मर होता है, वो छोड़ के जाता है। नहीं, वो छोड़ के नहीं जाता, उसको निकालना पड़ता है। हाँ, मतलब अदरवाइज नहीं आप ना मत निकालो ना, आप मत निकालो, हो जाएगा ही नहीं। बट जिस दिन उसको समझ में आ गया कि यहां 6 महीना 1 साल, उससे ज्यादा तो ये मेरे को रखेंगे नहीं, वो दूसरा 7वें 8वें महीने में दूसरा नौकरी ढूंढ के निकल जाता है। वो नॉन परफॉर्मर ही होता है, वो परफॉर्मर नहीं होता है। क्योंकि एक परफॉर्मर जिसको आपने एक अच्छा सैलरी दिया, वो आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, इंसेंटिव सिस्टम प्रोसेस है, इंसेंटिव कमा रहा है, पैसा बना रहा है, वो नहीं जाएगा आपको छोड़ के, नहीं जाएगा। सो तीनों में से वही चीज है, पैसा बनना चाहिए। पैसा बनने के लिए आपको उसके लिए स्टेज बनाना पड़ेगा, उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको प्रोसेसेस डालने पड़ेंगे, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको एक अच्छा लीडर देना पड़ेगा। राइट। सो अगर आपका एक चीज़ ऑडिट करके चीज़ है, सो अगर किसी को खुद का ऑडिट खुद करना है, तो उसको क्या करना चाहिए कि अभी का सेल्स सिस्टम या सेल्स प्रोसेस उसका जो चालू है, उसको ऑडिट करना है खुद का, तो वो क्या करे? व्हाट आर द की स्टेप्स ही शुड चेक? सबसे पहला, आप अपना 3 साल का डेटा निकाल के देखिए। 80% ऑफ द बिजनेस विल बी कमिंग फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। यस, 80%, एंड दैट टू ऑल्सो सेट नंबर ऑफ क्लाइंट्स। याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि, मैं बोलता हूं कि ये चीजें, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड रेफरेंस बिजनेस, ये दोनों चीज किसी भी बिजनेस की हेल्थ के लिए रिस्की है। क्योंकि जब आपकी डिपेंडेबिलिटी एग्जिस्टिंग बिजनेस पे ज्यादा रहती है, फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर का 80% इज कमिंग आउट ऑफ 4 क्लाइंट्स, जिस दिन ड्यू टू एनी रीजन इसमें से 2 क्लाइंट उड़ गए, यू 50% डाउन। बट आपने अपने खर्चे तो उस हिसाब से बना रखे। राइट। इसीलिए की मेट्रिक शुड बी percentage of the business coming from new clients and existing clients. Key metric should be how many new clients you are able to add. कोई ना कोई आपको छोड़ के जाएगा, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, कितना भी अच्छा सर्विस दे दीजिए, कोई ना कोई आपको छोड़ के जाएगा। रोकने की कोशिश की जा सकती है, पर इसको सेल्स में ना लीकिंग बकेट कंसेप्ट बोलते हैं, कि बकेट में एक होल है ही है, आप कितना भी एमसी लगा लो, पानी उधर से गिरेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी सिर्फ ग्रोथ पाथ पे रहे, तो आपको ये देखना है कि ये बकेट कैसे खाली नहीं हो रही, और उसके लिए द बेस्ट तरीका इज ऊपर से पानी डालते रहो। मतलब फ्रेश ब्लड, फ्रेश बिजनेस, फ्रेश क्लाइंट शुड बी एडेड। सो जब भी टीम डेवलप करें, फोकस रखिए न्यू क्लाइंट एडिशन पे, रादर देन गिविंग योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स टू द टीम कि इनको संभाल ले। वो तो आप वैसे ही संभाल रहे थे, क्योंकि जब आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट दे देते हैं, उसका फोकस उन पे लग जाता है और नया बिजनेस नहीं आता है। राइट। और आपकी मार्जिन में से ही अब एक और शेयर जा रहा है। इसीलिए ध्यान रखिए हमेशा, आर वी एबल टू ऐड न्यू क्लाइंट्स एवरी ईयर और नॉट। राइट। एंड डू नॉट स्टॉप हायरिंग। द मोमेंट यू फाइंड एक काम कर रहा है, ऐड अनदर, बिकॉज एक काम कर रहा है तो हम वहां रुक जाते हैं कि एक तो चल रहा है ना अभी, बट जिस दिन वो रुक गया या जिस दिन वो चला गया, आपको वापस पूरा खड़ा करने के लिए 6 महीना लग जाएगा। बराबर। इसीलिए इट्स अ चेन रिएक्शन, और ग्रोथ तभी आएगी व्हेन यू हैव अ लार्जर सेल्स। सो ये एक हो गया, और पॉइंट्स क्या क्या है खुद के ऑडिट के लिए? खुद के ऑडिट के लिए सेल्फ असेसमेंट, वेदर यू हैव, कुछ सवाल आप अपने आप को पूछ सकते हैं। क्या मेरे कंपनी का पर्पस है? क्या मेरी कंपनी के वैल्यूज डिफाइंड है? क्या मेरी कंपनी के वैल्यूज जीने का कोई तरीका है?
क्या मेरे लोग इस कंपनी के पर्पस और वैल्यूज के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है, क्या मेरे यहाँ हायरिंग का एसओपी प्रोसेस सही तरीके से डिफाइंड है या नहीं है, अगर डिफाइंड है तो क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेम वे सेल्स के लिए डू वी हैव अ प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस, सेल्स के लिए डू वी हैव अ ट्रेनिंग प्रोसेस, डू वी हैव देयर measure how I am going to measure their KRA and KPIs कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, वो रिव्यू जब ले रहा है, रिव्यू के बाद whether I am taking a decision also or not, राइट, these are the pointers which you need to keep. क्या टारगेट रखना है, कितना इंसेंटिव्स देना है। सी मेनी टाइम MSME में एक और प्रॉब्लम ये है दैट सेल्स की भाषा में इसको बोलते हैं कोनी में गुड़ लगाना। तो गुड़ इधर लगाया जाता है जो जिसको ना देखा जाए ना जिसको खाया जाए। तो सेल्स इंसेंटिव शुड बी सच जहां द पर्सन शुड बी एबल टू टेस्ट इट, इट शुड नॉट बी अ लो हैंगिंग फ्रूट ऑल्सो। बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं चाहिए। सो वो गाइडेंस से किसी सेल्स सीनियर से गाइड करके प्रॉपर टारगेट सेट करके, बहुत बार यही गड़बड़ होती है कि हम सोचते हैं कि इसकी एक सेल में ही पूरा सैलरी निकल जाए। See, you have to think long term, because when a salesperson gets you a client, that client stays with you for next 3 years, 4 years, 5 years. You have to calculate accordingly. Right. And accordingly, you have to set targets. So there is a science behind setting targets, setting incentives for the sales team. And उस basis पे ये सब checklist बनाई है और फिर एक बार लिस्ट बनाने के बाद टिक कीजिए क्या ये है, हाँ नहीं है, तो ये सब क्रॉस जब हो जाएगा तब एक रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि अब तो कर लेना चाहिए इसे। यस। सो व्हाइल मेकिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट वी शुड इंक्लूड एंड व्हाट वी शुड नॉट एक सेल्स के बंदे के लिए। सबसे पहली बात तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, आप देखिए इस जॉब डिस्क्रिप्शंस, पीपल टॉक अबाउट लॉट मेनी थिंग्स एक्सेप्ट वन थिंग। They'll talk about you need to build relationship with the client, you need to give presentation to the client, you need to identify new markets, this type of fancy words. Expectations है ना? Nobody talks about the first line. You need to achieve your monthly, quarterly, yearly targets. लोग अपना CV लेके आते हैं, एक सेल्स वाले के CV में देखिए सब कुछ मिलेगा, उसने कहीं भी ये लिखा नहीं है कि मेरा मंथली टारगेट इतना और मैं इतना अचीव करता था। क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट मीटिंग, B2B कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग, वो दुनिया भर का चीज। हाँ, बट कहीं भी तो द बेसिक जॉब फंक्शन ऑफ अ सेल्स पर्सन इज टू अचीव हिज सेल्स टारगेट। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, डोंट गो फॉर दोस फैंसी वर्ड्स एंड ऑल। Your monthly sales target will be this. Your basic job responsibilities counts. You're achieving your monthly sales target, which will be this. For this, you need to do this. Right. Be as transparent as possible. So there's no confusion when a person reads your JD and he comes for the interview. That means he's mentally prepared that he's coming for a job where he need to achieve his sales targets. Right. The first step itself is clear if you make a right JD. एग्जैक्टली। क्या जेडी में KPI भी लिखना जरूरी है? Nothing wrong in it. How much? जरूरी है Obviously. What you expect, that's what I said, it's all about transparency. If Right. I'm hiring you, the way a candidate needs a transparency about his paycheck. He asks you ना, सर बेसिक कितना रहेगा, HRA कितना रहेगा, ट्रैवलिंग कितना रहेगा, मोबाइल का कितना रहेगा, मेडिकल कितना रहेगा, PF कितना रहेगा, दुनिया भर का चीज आप बताते हो। राइट। He has that right to ask for it. And the same way, he should also know कि ये पैसे के अगेंस्ट में what he needs to deliver. Right. तो वो जो मांगता है हम वो दे तो देते हैं, but we don't ask कि ये चाहिए तो ये भी करना पड़ेगा। और उसको आप जितना स्पेसिफिक होके कर सकते हैं उतना बेहतर है आपके लिए। तो जेडी देख के ही फिल्टर होते रहेंगे लोग। हो जाए, अच्छा है ना, आपका टाइम बच गया। लेकिन सच में जेडी रीड करके लोग अप्लाई करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो उसके लिए द बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। जब भी कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आए, डायरेक्टली उसका CV लेके इंटरव्यू चालू मत कीजिए, उसको जेडी दे दो। उसको पहले जेडी दे दो। यहीं बैठ कंपनी के बारे में, लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, कंपनी के बारे में भी स्टडी करके नहीं आते। दैट इज ट्रू ना। तो आपको जस्ट बिकॉज वो करके नहीं आया,
करके आप उसको एक तो रिजेक्ट कर दो, या तो उधर ही बैठाओ, 15 मिनट ले, ये कंपनी, ये जेडी है, ये कंपनी की वेबसाइट है, ये स्टडी कर, 15 मिनट के बाद इंटरव्यू लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा इसने किस इंटरेस्ट के साथ आपकी कंपनी को स्टडी किया है। राइट। तो उसका जो लर्निंग और जॉब पाने की जो इच्छा है वो कितनी प्रबल है, ये समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं तो वो भाग जाएगा। यू विल ऑलवेज गेट अ सिंपल सॉल्यूशंस फ्रॉम मी। राइट। तो आने के बाद 15 मिनट दे दो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कितनी एजेंसीज या कितनी जगह पे अपने हम लोगों को जॉब पोस्ट करना चाहिए या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हायर करना चाहिए? हाउ डेस्परेटली यू नीड दैट पर्सन। राइट। अगर इफ यू आर ओके कि 2 साल में एक आदमी मिल जाएगा तो आई एम ओके विद दैट, तो लगे रहो। और अगर आपको चाहिए कि आज बंदा छोड़ के गया, कल सुबह मेरे को हायर करने का है, कल सुबह आई वांट समवन ऑन बोर्ड, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ हायरिंग। लाइक portals, you have social media, LinkedIn, Insta, Facebook. कैसे वो उसका? Today all youngsters, whenever they are traveling, where are they? On Insta, Reels, be there, पहुंच जाओ ना आप उधर। आज see again, looking for a right person is again selling. yes. So आप उस इंसान का इंतजार करते बैठो जो जॉब ढूंढ रहा है, वो जॉब पोर्टल पे जाएगा, जॉब पोर्टल पे जाके वो आपको ढूंढेगा और आपको अप्लाई करेगा। थोड़ा लंबा हो गया। दूसरा, तू मूवी देख रहा है ना, देखते रहे, उसके बीच में मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिखा दी तेरे को। राइट। आई एम सेलिंग माई कंपनी। राइट। हो सकता है उस समय जस्ट बिकॉज आपका एड, आपका कंटेंट ऐसा था कि उसमें इंटरेस्ट आ गया कि उसने आपको अप्लाई कर दिया। पॉसिबिलिटी। ये ऑडियंस आपको पोर्टल पे थी नहीं। कंसल्टेंट्स, अगेन एंटरप्रेन्योर्स को डर लगता है कंसल्टेंट्स के साथ काम करने में, क्योंकि 1 महीने की सैलरी लेते हैं वो। बट आप समझिए, वो 1 महीने की, हाँ, नेगोशिएट कीजिए सही तरीके से, कंसल्टेंट्स के साथ सही तरीके से नेगोशिएट कीजिए। बट वो जो बंदे आपको भेजते हैं उसके पीछे बहुत काम होता है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट होती है। आप naukri.com का डेटाबेस आप नहीं खरीद सकते हैं। उसने 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देके खरीद रखा है। हाँ। उसने इंडीड का खरीद रखा, उसने सब पोर्टल्स के खरीद रखे हैं डेटा। राइट। वो उसमें से एक बंदे को बैठा के आपके लिए शॉर्टलिस्ट करवाता है, बराबर, फिर कोऑर्डिनेट करता है और इंश्योर करता है वो बंदा आपके पास पहुंचे। राइट। अब ये जो स्टेज के पीछे का जो कार्यक्रम है ना, हम इसको वैल्यू नहीं देते। वो बंदा आया, गलत नहीं है, गलत था, काम का नहीं था, 3 लड़के भेजे काम, तो 3 लड़के भेजे, पर उस इंसान ने जिसने इस चीज के पीछे काम किया है, ये सोच के देखिए उसको आपने इसका क्या दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पर उसने काम किया ना, काम किया ना। 10 भेजने के बाद शायद उसका एक बंदा सिलेक्ट होएगा, बराबर। और उसमें अगर वो बोलता है सर 30 दिन के बाद मैं एक बंदे की सैलरी लूंगा, फेयर इनफ, पर उसने आपका 90% काम तो निकाल के ले गया वो। राइट। अब इफ यू आर really serious about building a business, I would say not 1, 2, 3, 4 consultants. I would say आपके सिटी के जितने कंसल्टेंट है सबके पास आपका जेडी होना चाहिए। राइट। किसके पास वो सही हीरा निकल के आ जाएगा आपको नहीं मालूम नहीं है। और आपको क्या करना है? आपको तो रिजेक्ट ही करना है ना। हाँ, करो ना। और आपको पैसा उस आदमी के देने जो आपको अच्छा लगा। उसने भेजा, उसके पैसे नहीं है, वो आपको अच्छा लगा। राइट। सो जब आपको अच्छा लगा था, आपने इंटरव्यू लिया, आपने ठोक बजाया। पर ऐसा हो सकता है ना कि एक ही बंदा 2-3 कंसल्टेंट से आ जाए। चांसेस आर वेरी रेयर, बट जो आदमी कोऑर्डिनेट कर रहा है फिर वो उसका लुकआउट है। राइट। आपके पास तीनों एक साथ तो नहीं भेजेंगे ना, नहीं। किसी एक ने कोऑर्डिनेट किया रहेगा। दैट्स तो छोटी सी बात है। सो इन इंटरव्यू प्रोसेस कैसे अलग तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, what you need to look in a person, how presentable he is, one. फर्स्ट, ओके। उसका communication. When I say communication, not necessary that only English communication is a communication. नॉट लैंग्वेज। Not language, communication. Whether he is able to communicate properly. The way he carry himself. कम्युनिकेट मतलब उसमें क्या देखना चाहिए कम्युनिकेशन में? Speech clarity.
जिस तरीके से वो अपनी बात आप तक रख रहा है, ओके क्या उसमें वो ठहराव है या नहीं है, ओके राइट? समवन हु हैज स्पेंट 4 साल 5 साल सेल्स में गुजारा, अगर ये 5 साल में उसने अपने बात करने का तरीका ही नहीं बदल पाया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, एग्जैक्टली राइट? 5 साल में बंदा द वे ही शुड कैरी हिमसेल्फ इन सेल्स वही नहीं बदल पाया, जिसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए, नहीं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? उसका लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वर्क एथिक्स. ओके Now you need to come up with your own set of questions to check whether the person has his work ethic strong or not. राइट तो बंदा ऑन बोर्ड आएगा और उसके बाद महीने में 10 दिन गायब रहेगा, झूठ बोलेगा, छुट्टी लेगा, आप ना इधर के ना आप उधर के. एग्जैक्टली. अगर एंटरप्रेन्योर खुद इंटरव्यू ले रहा है तो क्या चीज़ें चेक करें? मैंने आपको बताया जैसे कम्युनिकेशन, उसका एटीट्यूड, उसका सोचने का तरीका, वर्क एथिक्स, जिस जॉब के लिए आप उसको हायर करने की कोशिश कर रहे हैं उस जॉब रिलेटेड नॉलेज है या नहीं है. आइडियली बहुत जगह देखा गया है, एंटरप्रेन्योर समझिए सेल्स का जब इंटरव्यू लेता है, सेल्स रिलेटेड सवाल ही नहीं पूछे जाते. पूछते हैं 2 सवाल. टारगेट कितना था पिछली कंपनी में? वो बोलता है 50 लाख का टारगेट था. अब 50 लाख का टारगेट था, आप कितना अचीव करते थे? कौन सच बात बोलेगा? ये बोलेगा कि सर 6 महीने टारगेट नहीं अचीव किए इसलिए मुझे कंपनी से निकाला गया? ये तो नहीं बोलेगा. सर हो जाता था 50% से. हाउ यू चेक दैट? ऑन व्हाट बेसिस यू एक्सेप्टेड दैट आंसर? सो यू नीड टू लर्न, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूइंग अ सेल्स पर्सन, कि आपको क्या सवाल पूछने चाहिए, हाउ यू कैन, वो बाल की खाल कैसे निकाली जाती है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस बंदे ने सेल्स में रह के 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कमाया या नहीं कमाया, और अगर कमाया तो उसका कैलकुलेशन क्या था, क्योंकि जिसको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मिला है उसको कैलकुलेशन याद रहेगा. वो आपको टारगेट कितना था, इंसेंटिव स्लैब कितना था, कितना मिला, क्यों मिला, सब बता सकता है. राइट. गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट. आपको Okay. समझ में आ जाएगा कौन ब्लफ कर रहा है और कौन सच बोल रहा है. अच्छा, अगर कौन सी चीज़ें दिखे तो इमीडिएट रिजेक्ट करना चाहिए? कौन सी चीजें दिखे तो इमेज, अगर आपको सीवी और उसकी बातें डिस्कनेक्शन है, रिजेक्ट कर दो. अभी तो चैट जीपीटी ही सीवी बना रहा है सब. हाँ, तो वो एक वही तो, बट वो सीवी में जो लिखा हुआ है, आपने उससे रिलेटेड अगर सवाल पूछ लिया और उसका जवाब नहीं मालूम है, मतलब फुल ब्लफ चल रहा है. और रिजेक्शन के पहले आपके सेट सवाल होने चाहिए जिस बेसिस पे आप जज करोगे. सो जस्ट बिकॉज आपको फील होता है करके आपके पास भी सही जवाब होने चाहिए ना सवालों के. बराबर. कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन इंटरव्यू में कैंडिडेट हमारी तरफ देखता ही नहीं. अगर सवाल पूछेगा तो ऊपर कैमरे के ऊपर कुछ तो देख के बात करेगा या फिर इधर देखेगा. सो इज इट रियली ट्रेनेबल? Yes, it is a problem or with, it is a problem with their confidence? no, it is a problem with I would say 90% of people. अच्छा. जिसको कैमरा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कि आप कैमरा की तरफ देख के ज्यादा देर बात नहीं कर सकते. इसके लिए ये होता है इसीलिए बिकॉज नोबडी हैज ट्रेन्ड दैट पर्सन. Okay. When we talk about eye contacts, right? आंखों से there can be 108 expressions which can be given with eyes. So वो expressions देने के लिए आपको कैमरा में देखना पड़ता है. तो there is a proper training for that. Okay. So nobody has trained. So और आप भी जानते हैं सेल्स में अगर आप प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रख के बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंसान अगर आपसे बात करते हो अपनी आंखें चुराता है, तो आपको 2 चीज समझ में आती है, या तो ये झूठ बोल रहा है या तो ही इज नॉट श्योर अबाउट व्हाट ही इज स्पीकिंग. Right. And if this feeling, if you give it to your prospect and your client in your sales meeting, how you're going to win that deal? So that is the reason, a proper training. मान के मत चलिए कि आपको बना बनाया मिलने वाला है, बना बनाया नहीं मिलेगा. क्योंकि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप बात करें तो साइंस सिखाई जाती है, कॉमर्स सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, मार्केटिंग सिखाई जाता है, एचआर सिखाया जाता है, फाइनेंस सिखाया जाता है, सेल्स नहीं सिखाया जाता. सेल्स का कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, मैनर्स कुछ भी नहीं. फॉर्मल ट्रेनिंग सेल्स का है ही नहीं. सो समवेयर डाउन द लाइन आपको बंदा लेके उसको सिखाना ही पड़ेगा. इवन एक्सपीरियंस गाइज आई हैव सीन कि 5-6 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, फिर भी वो कैमरे में देख के नहीं बात करता.
एक्सपीरियंस का स्किल से कोई लेना देना नहीं है. एक्सपीरियंस इज जस्ट बिकॉज आप थोड़े साल पहले, Awareness का एक्सपीरियंस इज समथिंग, आप थोड़े साल पहले पैदा हो गए थे और काम कर रहे थे तो आपका एक्सपीरियंस हो गया. स्किल एक्सपीरियंस के साथ नहीं आती नहीं है. आती. स्किल को स्पेसिफिकली कॉन्शियसली सीखना पड़ेगा. राइट. तो आपको बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, बात करने का तरीका, ये सब कॉन्शियसली सीखना पड़ेगा. करते 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 नहीं आएगी. सो हम लोगों ने पहले अभी बात किया था KR एंड KPI. सो इसमें आपने डिफरेंस बताया था, लेकिन एक कैसे डिफाइन करें ये इमीडिएटली बोल देंगे आप? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पास वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस हैं, आप वो बंदे को, वो सेल्स पर्सन को किन किन रिसोर्सेस से इक्विप कर सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट उसका KRA KPI बनना चाहिए. अच्छा. So for every, as I said, it cannot be one paracetamol It for is- all. yeah. It is It is for different customized. for every department, every person. In fact, एक डिपार्टमेंट में अगर एक सेल्स में 10 लोग हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में 10 लोगों का KRA can be different. या It cannot दैट be इज same. बट इन MSME 3 ऐसे कौन से कॉमन KPI हो सकते हैं सेल्स के लिए? Target 1. Number of presentations. Actual presentation, not meetings. There's a difference between meeting and, right? And third is, एक रूल बताता हूं आपको, दिन का 2.5 घंटा टॉक टाइम. अच्छा. टॉक टाइम दिन का 2.5 घंटा 2.5 घंटा मेजर कर लो आप, होना ही चाहिए. अगर आपने अपने क्लाइंट ऑफिशियल नंबर पे. अगर हाँ, लेकिन अगर किसी के KPI में लिखा है कि इतने 100 कॉल करो, अगर किसी ने उठाया नहीं और तो उसको मैप कैसे करेंगे? 100 कॉल FC प्रोबेबिलिटी हमने स्कूल में सीखी है ना. हाँ. अब यू हैव टू गो मोर इनटू डेप्थ ऑफ इट. 100 कॉल किए, आज 100 कॉल किए, कल 100 कॉल किए, परसों 100 कॉल किए, किसी ने नहीं उठाया. मतलब कहीं ना कहीं एफर्ट्स बराबर जा रहे हैं, डेटा गड़बड़ है. ओके. यू नीड टू कम वन स्टेप बिहाइंड एंड नाउ रिकरेक्ट दैट डेटा. राइट. कि आपका जो डेटा आपने कॉलिंग के लिए दिया शायद वो बराबर नहीं है, जो लीड्स आपने दिए वो बराबर नहीं है, उस पर काम कीजिए. नहीं, अगर बंदा कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे उसके लिए मेनी टूल्स नाउ, देयर मेनी टूल्स कि अगर वो ऐप आपने डाल दिया तो नंबर ऑफ कॉल्स कितने हुए, कनेक्टेड कितने हुए, CRM यूज कीजिए, पूरी कुंडली निकल के बाहर आ जाती है दिन भर की. 2-2 घंटे में 4, मतलब फर्स्ट कॉल कब किया और लास्ट कॉल कब किया, कितने कॉल कितने मिनट का था, पूरा तो डिटेल्स आता है. Right. इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट दिस ऑल सिस्टम प्रोसेस सो दैट यू कैन एनालाइज द डेटा. एनी सिंपल CRM यूज सजेस्ट? I will not brand any. There are multiple. ओके. There are multiple CRMs. अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढो. you can use it. Yes. सो रिपोर्टिंग सिस्टम कौन कब क्या कर रहा है, ये कैसे डिजाइन करें? Based on your KRA. Now, when it comes to monitoring, KRA is ideally, if you say as per the books, it is something which needs to be measured quarterly. But when it comes to MSME, जहाँ resources कम होते हैं, system process कम होते हैं, you have to bring it down to monthly. Okay. और उस based पे आपको वो जो activities है which will help you to achieve your KRAs, you need to define these activities. एक बंदे को 10-15 एक्टिविटी मत दीजिए, 4 या 5, और डेली उसको 4 या 5 चीजें ही करनी है. जब उसके पास 4 या 5 चीजें ही करने की होती हैं डेली बेसिस पे, तो आज अगर उसने नहीं किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, तो चौथे दिन आप लेके बैठ सकते हैं कि ये 4 ही तो चीजें तेरे को करनी है रोज, तूने ये भी नहीं किया तो फिर किया क्या. राइट. जब आप उसको बास्केट ऑफ थिंग्स दे देते हो ना, 15-20 चीजें, तो जो 4 इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से बिजनेस आने वाला है वो छूट जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी टफ होती है. वो अपना पूरा समय उन चीजों में बिताता है जहां वो बिजी दिखता है, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. राइट. You know, there is a matrix which says important, urgent, important, not urgent, not important, not urgent, right? So you have to use that matrix. So KRA and KPIs has to be delivered. वो 4-5 चीजें वो होनी चाहिए which are important and urgent. अर्जेंट. आज ही होना है वो काम, और आपको उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है. एंड दैट्स व्हाट चेज डज. ओके. क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास ना वो सिस्टम है, ना रिसोर्सेस है जो बंदा बैठ के उसका रिव्यू ले, उसका डेटा बनाए.
right? So Chase does this everything for their clients. राइट. डेली रिपोर्टिंग का फ़ायदा होता है. 100% होता है. डेली खाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, है ना? Yes. So it will always. It's a part of a discipline. It's a part of a discipline. As I said, कितना टाइट पकड़ते हैं उसके ऊपर है. और जहां आपकी टीम में एक आपको ये भी मालूम होना चाहिए, टीम में अलग अलग लोग होते हैं, इनकी पर्सनालिटी अलग होती है, इनको अलग तरीके से हैंडल करना होता है. आप एक ही तरीके से सबको हैंडल नहीं कर सकते. कोई एक बंदा होता है जिसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने उसको काम दे दिया ना, आप भूल जाओ, वो काम होएगा ही होएगा. बट एक होता है जिसको काम दे दो और आप भूल गए तो 200 साल तक वो काम नहीं होएगा, बराबर, वो भी भूल जाएगा. सो अब वैसे बंदे से जब काम कराना होता है तो काम देने के बाद हो सकता है 2-2 घंटे में चेक करना पड़ता है, कहां तक पहुंचा, कहां तक कितना हुआ, तब जाके वो काम. सो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ लीडर, you need to understand and learn sales management also. You need to understand personality metrics. You need to understand कि different kind of personalities को कैसे handle किया जाए ताकि इनसे better productivity निकाली जा सके. आप सेम चाकू से सब कार्यक्रम नहीं कर सकते. सेल्स के बंदे के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिजाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है एमएसएमई के लिए? As I said, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े कंपनियों में ऑलरेडी रहता है. रहता है, पर ऑब्वियसली किसी ने बनाया है तो ही है ना. तो वो बनाना पड़ेगा इंसेंटिव्स, बिकॉज सेल्स में इंसेंटिव इज द थिंग विच मोटिवेट्स अ सेल्स पर्सन टू सेल मोर. ओके. एंड मेनी टाइम्स एंटरप्रेन्योर्स व्हाट दे डू इज दे कीप देयर इंसेंटिव स्ट्रक्चर एनुअली. साल भर के बाद टारगेट होगा तो इतना मिलेगा, विच आई विल नॉट से इट्स गुड और बैड. But if you ask my personal advice, try to keep it always monthly or quarterly. Because वो एक साल भर का विजन उस सेल्स के बंदे के पास रहता नहीं है, कि उसको ये भी नहीं मालूम मैं इस कंपनी में साल भर हूं या नहीं हूं. तो वो आपने एक दूर फल लटका के रखा हुआ है, एग्जैक्टली, जो उसको मोटिवेट नहीं करता. समथिंग विच इज वेरी नियर, जो उसको मालूम मैं इतना करूंगा, इसी महीने में मेरे को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस क्वार्टर में 3 महीने में अगर मैं इतना कर देता हूं तो मेरे को 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा. ये चीज जब वो टेस्ट करता है, वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए मोटिवेटेड रहता है. राइट. और धीरे धीरे टारगेट्स बढ़ाइए, धीरे धीरे चीजें बोलते ना, वो गेम खेलते हैं हम लोग, वीडियो गेम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, टफनेस बढ़ता जाता है. अगर आपको उठा के मैं डायरेक्टली लेवल 10 पे डाल दूं एंड यू आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट लेवल, यू लूज इंटरेस्ट. राइट. You have to make that whole objective of having that person is that he stays with us for a longer time. So target को ideal अगर तरीका मैं आपको बताऊं, 100% target को first month में only give 25%. Their target 100, but always communicate properly. Right. Your target is 100%. First month it is 25%. Second month it is going to be 50%. Third month onwards you will be on your 100% target. Now what has happened is he got 3 months to build his sales pipeline. Right. पहले मंथ में 25% अचीव कर गया, उसको थोड़ा सा टेस्ट भी मिल गया, बराबर, इंसेंटिव का मिठास नजर आ गई. फर्स्ट मंथ का पाइपलाइन में से सेकंड मंथ में 50% भी टच हो जाएगा. राइट. अब दोनों महीने का पाइपलाइन में से थर्ड महीने के लिए पाइपलाइन रेडी है. राइट. दिस इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट. सो आपको एक बंदे को लेंगे 3 महीने का पेशेंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 3 महीना आप मॉनिटर ना करें, नहीं तो 3 महीने के बाद लॉस समझ में आएगा. बराबर. अगर आपको पहले हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में समझ में आ जाता है कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज नॉट एज पर माय कल्चर और एज पर माय केआरए रूल्स, टेक अ कॉल, चेंज इट. डोंट वेट फॉर दैट डे टू कम जहां फोर्सफुली आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है. राइट. टेक अ डिसीजन विलिंगली. कोई गलत नहीं है अगर आपका एक हायरिंग में डिसीजन गलत हो गया, इट्स ओके. बहुत सारा एज एन एंटरप्रेन्योर दिल मजबूत होता है, क्या कोई एक एग्जांपल है इंसेंटिव गलत तरीके से डिजाइन किया हुआ? बहुत हैं ऐसे, सब जगह यही होता है. कोई एक शेयर कर सकते थे? बहुत जगह. अभी फॉर एग्जांपल ऐसे वन ऑफ माय क्लाइंट, दे आर इनटू रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी. ऑयल रिफाइनरी को क्लोज करने के लिए द सेल्स साइकिल इज रियली लॉन्ग. 6 महीना, 8 महीना लग जाता है कि आप किसी को पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी बेच रहे हो.
आप बोलते हो एक ऑयल रिफाइनरी बिकेगा तो मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा इंसेंटिव। ऑयल रिफाइनरी की कीमत 5 करोड़ ऑनवर्ड्स, बेयर मिनिमम, छोटा सा सेटअप। 5 करोड़ से तो शुरू होती है। अब डू यू थिंक दैट एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अर्निंग 10,000 rupees or 15,000 rupees out of 5 crore? No. The intent of giving, और वो भी कब मालूम है? 8 महीने के बाद बिका तो, मतलब एक तो वो सेल्स पर्सन के लिए इतना बड़ा हाथी बेचना है ना, वो भी 8 महीने के बाद बिकेगा नहीं बिकेगा उसको मालूम नहीं, और उसके बाद उसको मिलने कितने वाला है? 5,000 रुपया। वो 5,000 रुपये डू यू थिंक रियली उसको मोटिवेट कर सकता है? उतना तो 5,000 महीने का उसको कोई और पैकेज देके वो निकल जाएगा। नहीं, वही होता है, क्योंकि फिर वो 3, 4, 6 महीना काम करता है और दूसरा कोई ऑफर मिलता है तो निकल जाता है। वही चीजों को अगर सही तरीके से, इंसेंटिव्स इज नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ रेवेन्यू बेस पे रखने का है या परसेंटेज रखना है। इट कैन बी एक्टिविटी बेस्ड ऑल्सो, राइट? Why not? Why can't you say कि if you go and give presentation to the right audience, you're confident about your product, राइट? तो सिर्फ सही 50 लोगों के पास जाके प्रेजेंटेशन पूरी दे के आ जा, I'll give you 10,000 rupees extra. एग्जैक्टली। Now when you're confident कि if someone, अंधा भी मूका भी आदमी जाके आपके सही ऑडियंस के सामने जाके अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करके आ जाएगा तो आपका एक प्रोडक्ट तो बिक जाएगा। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, खेल जाओ इस चीज पे। Right. That salesperson will be more than happy to work with you. Right. So you have to think little more innovative than the conventional what everyone is doing. Sales training, many entrepreneurs try this. क्या करते हैं कि किसी ट्रेनर को बुला लेते हैं, एक दिन का ट्रेनिंग करवा लेते हैं, ट्रेनिंग करवा के सोचते हैं सेल्स बढ़ जाएगी। मैं आपको बोलता हूँ इट्स अ प्योर वेस्ट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। कुछ नहीं बढ़ने वाला है। बिकॉज आई थिंक आपकी 7 स्टेप ट्रेनिंग है। सो ये 7 स्टेप ट्रेनिंग में आपके क्या क्या चीज होती है? कैन यू एक्सप्लेन? Whenever we lead a team, right? सबसे पहली बात तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि जो लोग सेल्स में काम कर रहे हैं वो एक्चुअली चॉइस से सेल्स में है या नहीं है। मेरे घर से चॉइस से कोई नहीं आता है। कोई भी नहीं। बिकॉज जब जॉब नहीं मिल रहा था, आप कहीं चले गए और किसी ने जॉब ऑफर किया और वो सेल्स का जॉब था तो ले लिया, और उसके बाद ये दलदल निकला। एक बार आपने सेल्स में पैर रखा तो आप बाहर नहीं आ पाए। ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू आंसर व्हाई। मैं क्यों मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाऊं? अगर मैंने इस सवाल का आपको इतना स्ट्रॉन्ग आंसर दे दिया तो लोग तो क्या क्या नहीं कर जाते हैं, if you motivate them properly.